A very good morning guys, and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका प्यारा सा टॉपिक सॉलिड स्टेट। तो हम इसे देखेंगे, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का सोचेंगे। और क्वांटम की हम वीडियो लगातार लेके ही आ रहे हैं, ठीक है ना। ये अगर आप कहोगे कि जो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लाइफ साइंस वाला एग्जाम दोगे, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी पूछता है। ये आपका 11th 12th IIT JEE नीट और आपका जैम और नेट गेट JRF सबके लिए आप काफी इम्पोर्टेंट है, टाइफर वगैरह के लिए। और कोई भी अगर केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम है तो सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं गाइस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओह व्हाट इज ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आज मैं यहाँ पे तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ? नहीं, तो आपका जो सोचना है वो बिल्कुल गलत है। ओके, ये तो यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली बना हुआ था, वैसे देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ओके, हाँ पढ़ा देता हूँ, ये भी पढ़ा देता हूँ मैं। चलो लेट अस स्टार्ट। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉलिड स्टेट। Solid state. Okay guys. So first of all, what is solid? So question आता है what is solid? So as you know, solid is one of the state of matter. So matter. And what is matter? You already know what is matter. जो भी आपका स्पेस जगह घेरता है, या आप कहते हो जिसे आप फील कर सकते हो, या जिसका कोई मास होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके मैटर कहलाते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। हमारे चारों ओर सब क्या है? मैटर है। जैसे कि बुक रखी है वो भी मैटर है, ये आपका कैमरा ये भी मैटर है, ट्राईपोड ये भी मैटर है, बोर्ड ये मैटर है, ये चौक ये भी मैटर है, और हम भी तो मैटर है ना। तो ये सब कुछ मैटर होते हैं। पानी भी मैटर है, मिल्क भी मैटर है, ठीक है। तो मैटर की जनरली मैं देखता हूँ तो 5 स्टेट्स होती है। वहां पे हम जनरली 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, जो आपकी कॉमन 3 स्टेट है, सॉलिड स्टेट, और फिर हम पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट, और एक हम पढ़ते हैं गैस स्टेट। ये 3 स्टेट हम सॉलिड के पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ज्यादा इनके अंदर हम जाने से हम क्या कहते हैं कि गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। उनके बीच में जो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन वो क्या होता है? काफी कम होता है। यानी कि इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होंगे वो काफी कम होते हैं, इसलिए 3 डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि आप एक सेंट की बोतल एक रूम में खोल दो तो आप देखोगे वो थोड़ी देर बाद में पूरे रूम में फैल जाएगी। यहाँ की जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उन पे जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो इनसे ज्यादा होता है। इन पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स इनसे ज्यादा होता है, गैसेस से ज्यादा होते हैं, तो ये बाउंड होते हैं। तो ये जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनके जो वॉल्यूम होते हैं वो फिक्स होते हैं। जबकि मैं गैस की बात कर रहा था, गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं थे, ना ही उनकी शेप फिक्स थी। लेकिन लिक्विड में जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होते हैं, बट शेप फिक्स नहीं होती। इसे आप जिस भी वेसल में डालोगे ये उस वेसल की शेप ले लेगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं सॉलिड की। सॉलिड हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सॉलिड स्टेट ही पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड जनरली क्या होते हैं? इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं, और एक हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसके कारण ये ना तो ट्रांसलेशनल मोशन कर पाते, ना ही ये आपका रोटेशनल मोशन कर पाते। ओनली इनमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। यानी कि पार्टिकल्स क्या करते हैं? जस्ट अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। ओनली वाइब्रेशन इनमें हो सकता है। सो दे कांट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते। और हम कह सकते हैं ये ओनली, या हम बात करें, अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें? वॉल्यूम। तो इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। और यहाँ पे अगर हम इनकी शेप की बात करें तो शेप भी क्या होती है? डेफिनेट होती है, यानी कि फिक्स होती है। डेफिनाइट, शेप भी डेफिनाइट होता है, वॉल्यूम भी आपका डेफिनाइट होता है। जबकि इन केस ऑफ लिक्विड में जो वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम डेफिनाइट था, लेकिन शेप डेफिनाइट नहीं थी। और इन केस ऑफ गैस ना तो वॉल्यूम डेफिनेट था, ना आपका शेप डेफिनेट था। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि सॉलिड होते क्या हैं। अब अगर जनरली मैं बात करूँ तो सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? जनरली जो सॉलिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के सॉलिड होते हैं जी। एक होते हैं आपके एमोर्फस सॉलिड,
इसे तो कोई भी देख सकता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बच्चा देख सकता है, 12th टू हायर कोई भी लेवल का, किसी भी लेवल का बच्चा देख सकता है। सबके लिए सॉलिड स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक करेंगे। ओके, सो व्हाट सॉरी एमोर्फस सॉलिड एंड सेकंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो क्या होते हैं एमोर्फस सॉलिड और क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जस्ट हैव अ लुक, देख लेते हैं। देखो जी, जो आपके एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई सीक्वेंस नहीं होती, वो ऐसे ही रैंडमली बिखरे होते हैं, वो रैंडमली ऐसे ही बिखरे होते हैं एमोर्फस सॉलिड में। मीन्स हम क्या करें, हर जो सॉलिड्स हो गए या जो भी मैटर है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर होता है, बना होता है, और जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली बिखरे होते हैं, उनमें कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता। वेराज अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक मैनर में अरेंज होते हैं, यानी कि उनका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है उनका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है जी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, समझ में आया? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा, जबकि एमोर्फस सॉलिड में एमोर्फस सॉलिड में आपका अरेंजमेंट नहीं होता, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। यहां तक समझ में आया? ओके, अब अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे देखो ये पार्टिकल्स बिखरे हैं, ऐसे पार्टिकल्स बिखरे हैं। अगर आप बात करो कि इनकी किसकी बात करो, ऑर्डरनेस की बात करो, किसकी बात करो, ऑर्डरनेस की, कि कैसी ऑर्डरनेस है, तो आपको पता है तो डिसऑर्डर्ड है कंप्लीटली, तो इनकी जो ऑर्डरनेस होगी वो शॉर्ट टर्म ऑर्डर होगी। कैसे होंगे, शॉर्ट टर्म ऑर्डर, यानी कि जो इनकी ऑर्डरनेस होगी वो कैसी होगी, शॉर्ट टर्म होगी, और इनकी जो ऑर्डरनेस होती है वो लॉन्ग टर्म ऑर्डर होते हैं। लॉन्ग टर्म ऑर्डर मीन्स मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक लेट से मेरे पास एक एमोर्फस सॉलिड है, वो दो टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, ए और बी से, और इसमें ए बी कोई ऐसे ही बिखरे हुए हैं, ए बी कोई ऐसे ही बिखरे हुए हैं, ए बी ऐसे ही बिखरे हुए हैं, कहीं पे ही ए है और कहीं पे ही बी है, ऐसे नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है कि यहाँ पे बी ही होगा यहाँ पे ए ही होगा, ऐसा है, ठीक है ना। अब अगर आप देखो इसमें कोई भी एक पार्टिकल को उठा लो, लेट से आप कह रहे हो कि ए बी का सीक्वेंस हम देखें, तो देखो अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे ए बी आ गई, ठीक है ना, फिर ए आ गया, लेकिन उससे आगे फिर ए आ गया, यानी कि अगर आप कहो यहाँ पे एक आपने अरेंजमेंट देखा कि ए के बाद में बी आ रहा है, बी के बाद में ए आ रहा है, मीन्स एक अरेंजमेंट आपको दिखा, लेकिन अगर आप उससे थोड़ी सी आगे ही चलते हो फिर से अरेंजमेंट खराब हो जाता है। मीन्स आपका अरेंजमेंट है, ऑर्डरनेस है, लेकिन वो कैसी है, शॉर्ट टर्म है, यानी कि छोटी दूरी के लिए, कुछ थोड़ी सी दूरी के लिए इसमें अरेंज है, ठीक है ना, आप अरेंजमेंट कह सकते हो, वो थोड़ी सी दूरी आपकी नेग्लिजिबल होती है। ओके, बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं बात करूं तो इनमें अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, जैसे कि ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए। अगर मैं इसमें देखूं, अब देखो ए से बाद में बी आ रहा है, बी से बाद में फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, ऐसे इसमें क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म ऑर्डर होता है, लॉन्ग टर्म ऑर्डरनेस होती है। तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, और ये आपके शॉर्ट रेंज होते हैं। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रेंज कह लो, और ये आपके शॉर्ट रेंज होते हैं, ठीक है ना। कौन से क्रिस्टलाइन आपके लॉन्ग रेंज होंगे, और जो आपके एमोर्फस होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। यहां तक समझना, कोई दिक्कत? ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और इसकी सारी प्रॉपर्टीज समझाता हूँ, इन दोनों की, क्रिस्टलाइन की और एमोर्फस की सारी प्रॉपर्टी हम एक एग्जांपल के बेस पे ही समझते हैं। अगर मैं पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लूँ इसकी, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही थी कि वो आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ एमोर्फस और इधर मैं लिखता हूँ क्रिस्टलाइन। तो देखो पहले तो मैंने पढ़ा ऑर्डरनेस, फर्स्ट मैंने पढ़ा ऑर्डरनेस, तो ये कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं, और ये कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा, अगर मैं बात करूं इनके मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होते हैं। क्या होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होते हैं। देखते हैं अभी हम कैसे होते हैं।
और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्रिस्टलाइन के, वो 7 मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। कैसे मेल्टिंग पॉइंट होते हैं? 7। जैसे कि मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया और मैं उसे क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ और वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगा, यानी कि लेट्स से मैंने कहा उसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री है, तो वो एट 60 डिग्री पे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। 60 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा, मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट 60 है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 7 है। लेकिन इनके केस में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है। जैसे कि एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं एमोर्फस सॉलिड की, तो एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स होते हैं, यानी कि जितने भी आपके पॉलीमर्स होंगे, ठीक है ना, प्लास्टिक या पॉलीथीन है, ये सब क्या है आपके एमोर्फस सॉलिड है, ठीक है ना। और आपका वैक्स है। अगर देखो ध्यान से देखो, मैं प्लास्टिक की बात करता हूं, मैं प्लास्टिक को अगर हीट करूंगा तो हीट करने पे क्या होगा, पहले वो थोड़ा सा लचीला होगा, यानी कि पहले जब आप उसे करोगे तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। लेट्स से आई हैव दिस इज प्लास्टिक। अगर मैं इसे हीट करूंगा तो हीट करने पे पहले क्या होगा, थोड़ा ही सॉफ्ट होगा, और उसके बाद में अगर और हीट करूंगा तो क्या होगा, वो पिघलना स्टार्ट होगा। मीन्स वो यहां से यहां पे लेट्स से सॉफ्ट होना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे वो जाके आपका पिघलना स्टार्ट हुआ, तो ये रेंज में, इस रेंज में कहूंगा मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स एमोर्फस सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो एक रेंज में होते हैं, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, जो एग्जांपल है वो है क्वार्टज ग्लास। क्वार्टज ग्लास, या मैं क्या कह लूं, खाली ग्लास। इनके जो एग्जांपल है वो ग्लास है, और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है क्वार्टज। इसका एग्जांपल क्वार्टज होता है, इसको क्वार्टज ग्लास या आप खाली ग्लास कह सकते हो। इसका एग्जांपल ग्लास होता है और इसका एग्जांपल क्वार्टज ग्लास होता है। अब देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे पड़ेगी। तो अगर मैं एक एग्जांपल देखूं क्वार्टज का और क्वार्टज ग्लास का, तो ध्यान से देखना क्या होता है इसमें जनरली। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ इसकी, ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ। आप एक बार ध्यान से इत्मीनान से देख लो एक बार इसे। ठीक है ना, ऐसे बना देता हूँ। तो एक बार आप इसे उतार लो और हम फिर देखते हैं। ठीक है ना, उतार लो आप इसे। एक बार यहाँ भी देखना है तो एक स्ट्रक्चर। मैंने ऐसे रैंडमली बना दी है स्ट्रक्चर, तो ये होगा।
अब ध्यान से देखना जी। ओके, सो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपकी बनाई है, एक ये स्ट्रक्चर बनाई है, एक ये स्ट्रक्चर बनाई है। थोड़ा टाइम तो लगा है स्ट्रक्चर बनाने में। अब ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको एक ऑर्डर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक ऑर्डरनेस दिख रही है, दिख रही होगी ना ऑर्डरनेस। और यहाँ पे अगर देखो इस स्ट्रक्चर में एक ऑर्डर, तो ये स्ट्रक्चर है क्वार्टज की और ये स्ट्रक्चर है आपकी ग्लास की। इसकी स्ट्रक्चर है ग्लास की, ये ग्लास की स्ट्रक्चर है, क्वार्टज की स्ट्रक्चर है। ये आपका एमोर्फस है, एमोर्फस, और ये आपका क्रिस्टलाइन। तो देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिलिकॉन लगा है, ठीक है ना, क्या लगा है, सिलिकॉन लगा है। और सिलिकॉन के बाद में फिर आपका क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन। यानी कि इसमें SI है और O है। SI ऑर्डर एक अरेंजमेंट है, इसमें भी क्या है, SI और O ही है, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छा सा ऑर्डर नहीं है। आप देख रहे होगे ऐसे रैंडमली लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई एक ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, एक ऑर्डर हुआ है कि इसके बाद में, इस फिगर के बाद में ये आ रही है, इसके बाद में ये आ रहा है, कुछ एक ऑर्डरनेस लग रही है, लेकिन वहां पे ऑर्डरनेस नहीं लग रही है, ठीक है ना। आप अगर बात करो, आप यहां से चले, ठीक है ना, आप यहां से चले और यहां से चल के आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको यहाँ पे ऑर्डरनेस लग रही है, लेकिन आगे जाके आपको फिर ऑर्डरनेस नहीं लग रही है, क्योंकि रिंग का साइज देख लो, इसका अलग साइज है, इसका अलग साइज है, इसका अलग साइज है। तो क्या हो रहा है, ये आपका एमोर्फस है और ये आपका क्या है, क्रिस्टलाइन है। ये आपका एमोर्फस है और ये क्रिस्टलाइन है। समझ में आया? ओके, तो ये एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, क्वार्टज का और ग्लास का। इसका एग्जाम्पल है क्वार्टज और ग्लास का एग्जाम्पल। ओके, बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, रेंज में होते हैं। किसमें होते हैं, रेंज में होते हैं। उनके कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है ना। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी में अगर मैं क्या लूं, एक धारदार चाकू लूं, यानी कि एक नाइफ लूं और उस नाइफ से इन सॉलिड को काटूं और इन सॉलिड को काटूं, ठीक है ना, ये इमेजिनरी बात है। आप सॉलिड ले रहे हो, इस सॉलिड को काट रहे हो और क्रिस्टलाइन सॉलिड को काट रहे हो। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटोगे तो वो भी जब आप एक सॉलिड को काट रहे हो तो दो सरफेस में बटेगा, ठीक है ना। लेट से एक सॉलिड था आपके पास ये, और आपने काट दिया तो दो सरफेस आएंगे, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस। और ध्यान से देखना, जो क्रिस्टलाइन में दो सरफेस आएंगे वो दोनों सरफेस आपके क्या होंगे, प्लेनर सरफेस होंगे, प्लेनर सरफेस होंगे। कैसे सरफेस होंगे, प्लेनर सरफेस। बट इसमें जो सरफेस होंगे वो रफ सरफेस होंगे। कैसे होंगे, रफ सरफेस, खुदरे सरफेस होंगे, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी ये था, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो किसमें है, आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका शार्प है और इनका रेंज में है। यहां तक समझ आया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड दैट इज द आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी, ठीक है ना। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज, देखो एक वर्ड आता है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक या ट्रोपी, ठीक है ना, आइसोट्रोपिक। अगर आप इस वर्ड को देखो तो आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और ट्रोपी का मतलब होता है जी डायरेक्शन। क्या होता है, सेम, डायरेक्शन। और अगर आप यहां पे बात करो तो एनआइसोट्रोपी की, तो वो जो इसका अपोजिट वर्ड है, इसका एंटोनिम है, तो वहां पे क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आपका डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं। अब क्या मतलब होता है आइसोट्रोपिक का और क्या मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक का, वो आप जरा ध्यान से देख लो। देखो जी, लेट्स से आई हैव अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूं आपको। ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है, ठीक है ना, जिसमें दो टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एक आपको मैंने ब्लू में दिखा दिया और एक आपको मैंने व्हाइट से दिखा दिया। दो टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, व्हाइट एंड ब्लू। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस सॉलिड की बात करूं, मैं एक डायरेक्शन में चलूं, किस एक डायरेक्शन में चलूं, ठीक है ना, तो एक डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप देख रहे हो सभी ब्लू 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 वाले एटम आ रहे हैं, ठीक है ना, एक टाइप के एटम। इस डायरेक्शन में अगर आप चलो फिर आपके एक टाइप के एटम आ रहे हैं, लेकिन वो क्या रहे हैं, दोनों डिफरेंट एटम है। इस लाइन में आपके डिफरेंट एटम है और इस डायरेक्शन में आपके डिफरेंट एटम है। अगर मैं अब डायरेक्शन चेंज कर लूं, ये वाला डायरेक्शन ले लूं, तो इस डायरेक्शन में आप देख रहे होगे व्हाइट ब्लू आ रहा है। यानी कि हर डायरेक्शन में जाने पर, अगर आप कहीं भी कोई भी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, कोई भी डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो, तो हर डायरेक्शन में जाने पे
आपका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रहा है, हर डायरेक्शन में जाने पे प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में यही होता है, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है वो हर डायरेक्शन में जाने पे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे चेंज होती रहती है, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी का मतलब होता था कि एक सेम डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में जाने पे प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या आपका कंडक्टेंस वगैरह, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अगर आप बात करो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और इनके, तो इनका डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी कि अगर आपके पास एक सॉलिड है तो उसके यहाँ पे इस रीजन में डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और इस डायमेंशन में डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं एमोर्फस सॉलिड की, तो एमोर्फस सॉलिड में देख लेना, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना एक चीज, अब आप अगर इस सॉलिड की बात करो, आप इस सॉलिड की बात करो, तो ये सॉलिड कैसा है, एमोर्फस। इसमें आप देखोगे जो ब्लू वाले हैं और जो व्हाइट वाले हैं आपके रैंडमली ऐसे ही फैले हुए हैं, कहीं पे भी ब्लू है और कहीं पे भी व्हाइट है। अगर आप किसी भी डायमेंशन में जाओगे तो इसमें व्हाइट और ब्लू आपको ऐसे ही मिलेंगे रैंडमली। मीन्स आपको कहीं पे ये नहीं मिलेगा कि खाली व्हाइट व्हाइट मिल रहे हैं, कहीं पे खाली खाली ब्लू ब्लू मिल रहे हैं। मीन्स सेम, सब डायरेक्शन में आपको सेम प्रॉपर्टी मिलती है, सेम टाइप के ब्लू, व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट, सब ऐसे ही मिलते हैं। यानी कि हर डायरेक्शन में जाने पे आपको सेम प्रॉपर्टी मिलती है। इसे कहते हैं आप आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी मीन्स आपकी जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक सॉलिड होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये आपके एनाइसोट्रोपिक सॉलिड होते हैं। तो आप जरा इसे उतार लीजिए प्लीज, ठीक है ना। एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं और आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, इनकी हर डायमेंशन में सेम होती है। किसी भी डायमेंशन में आप जाओगे हर डायमेंशन में इनकी सेम होती है, लेकिन इनकी हर डायमेंशन में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है ना। बात को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ओके जी, so let us go further and have a look that there are how many types of crystalline solids. Next heading is, next topic is type of crystalline solids. Type of crystalline solids. Now, on the basis of nature and the bonding between the constituent particles, there are various type of crystalline solids, which are, first type is molecular solids. Molecular solids. So this is very important phenomena for IIT JEE, IIT NEET and NEET और आपका 12th क्लास के लिए और BSc के लिए, MSc के लिए, ठीक है ना। ये सब लोगों के लिए, और जो आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और ये इन सब लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगर हम बात करें नेट की, तो नेट के लिए यहाँ से कुछ खास नहीं है क्योंकि उन लोगों को इतना पता ही होता है, और फिर भी लेकिन बेसिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। तो आप देख रहे होंगे मोलिकुलर सॉलिड मीन्स नाम से ही आपको पता लग रहा है, मोलिकुलर सॉलिड मीन्स इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो सॉलिड में जुड़ते हैं एक दूसरे से, जो सॉलिड में एक दूसरे से, किसकी बात करें, क्रिस्टलाइन। क्योंकि अब हम जो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं ना, इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है ना।
तो देखो जी ध्यान से सुनो, पहले अब मैं पहला सॉलिड पढ़ रहा हूँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, मींस मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे। क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स? अरे दो या दो से ज्यादा एटम जुड़े होंगे ना, जैसे कि Cl2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, I2 मॉलिक्यूल है, HI मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, NaCl मॉलिक्यूल है, NaI मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल है ना, दो या दो से ज्यादा एटम। CO2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, C60 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। डायमंड के लिए कार्बन, बहुत सारे कार्बन एक साथ जुड़ेंगे तो वे भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स, आप में आर्गन की बात करूं तो ये क्या होता है आपका नोबल गैस है, तो ये भी यहाँ पे मॉलिक्यूल का काम करेगा। तो ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है। क्या है? मॉलिक्यूल्स। यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। मींस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? किससे जुड़े होंगे? मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। किससे जुड़े होंगे? मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अब वो फोर्सेस हम देखेंगे कि कौन कौन से होंगे। अब फोर्सेस के बेस पे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे वो वेरियस पार्ट में डिवाइड होंगे, उन्हें हम देखते हैं। क्योंकि बॉन्ड आपका दो एटम के दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड आपका पोलर भी हो सकता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका नॉन पोलर भी हो सकता है, और या एटम्स के बीच में नॉन पोलर भी हो सकता है, और वो जो आपका बॉन्ड है नॉन पोलर भी हो सकता है, और बॉन्ड आपका आयनिक भी हो सकता है, और बॉन्ड आपका वंडरवॉल फोर्स भी हो सकता है। तो बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। उस बॉन्ड के बेसिस पे, उन बॉन्ड के बेसिस पे अब आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कई टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी वेरियस टाइप के होते हैं। तो पहला जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। तो अब आपको पता होगा क्या होते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। देखो जी नाम से ही पता लग रहा है, मोलिकुलर सॉलिड्स मींस ये मॉलिक्यूल्स होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो नॉन पोलर, जिनके बीच में बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर होता है। इनके बीच में जनरली जो बॉन्ड होता है वो आपका कौन सा बॉन्ड होता है? इनके बीच में बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कैसा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और वो कैसा होता है? नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो मीन्स नॉन पोलर बॉन्ड कब बनेगा? जब दोनों एटम जो आपस में जुड़े हैं वो दोनों एटम कैसे हो? वो दोनों एटम आपके सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मींस होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, ठीक है ना। और बहुत सारे मॉलिक्यूल है, CCl4 ले लो, इसमें भी आपका यही होगा, ठीक है ना। C से 4 से जुड़े, और आप आर्गन ले लो, ये सभी आपके क्या होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो जी नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है ना। और आर्गन, आर्गन क्या है? नोबल गैसेज है, मैंने अभी कहा था ये भी मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगी। तो दो आर्गन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आपका क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो ये सब क्या होंगे? आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना, समझना। ठीक है। तो इसमें जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और वो जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे, आप जनरली कह सकते हो कि आपके, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड से नहीं कह सकते आप, जो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े होंगे वो जुड़े होंगे आपके वीक वंडरवॉल फोर्स से, या आप कह सकते हो लंदन फोर्सेस से, ठीक है ना। इनके बीच में जो फोर्स होते हैं, इनके बीच में जैसे कि दो H2 आपस में जुड़ेंगे, इनके बीच में जो फोर्स होते हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, लंदन फोर्सेस होते हैं, और वो आपके नॉन आयनिक फोर्सेस होते हैं। समझ में आया? ओके। अब अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, देखो जी पहली सिंपल सी बात, अब मुझे बताओ क्या ये सॉलिड आपके हार्ड होंगे, ब्रिटाइल होंगे, या आप सॉफ्ट होंगे? तो सीधी सी बात है कि ये जो सॉलिड्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लगे हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्स लगे हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये सॉलिड क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं सॉलिड? सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होंगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। यहां तक समझ में आया? ओके। मोस्टली ये आपके जो रूम टेम्परेचर की बात करूं, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कैसी फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और यू कैन से ये आपका लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होते हैं, और गैस फॉर्म में, जैसे कि ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? गैस है, ठीक है ना। तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया? कोई दिक्कत?
अब मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, क्या इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? नहीं जी, ना तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी है, ना यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। यहां तक समझ में आया? उतार लो जी। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 2, सेकंड की बात करूं, तो अभी हमारा फर्स्ट था नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, सेकंड आपका हो जाएगा पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। मीन्स जो इंट्रैक्शन होंगे इस बार वो पोलर होंगे, और मोलिकुलर सॉलिड्स है तो मोलिक्यूल्स ही होंगे। जैसे कि आप बात करो HCl की बात कर लो, SO2 की बात कर लो। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखो जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसीलिए क्या होता है, ये पोलैरिटी शो करते हैं, ठीक है ना। और बॉन्ड कैसे होंगे? जो बॉन्ड होंगे इनके बीच में पोलर बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। बॉन्ड क्या होंगे? आपके पोलर बॉन्ड होंगे, और रिलेटिवली आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना। तो इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं नेचर की, तो ये जो नॉन पोलर सॉलिड्स थे उनसे थोड़े हार्ड होंगे, और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनसे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और नेचर में सॉफ्ट ही होंगे। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे? कंडक्टर होंगे कि नॉन कंडक्टर होंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर ही होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जब होती है जब चार्ज का सेपरेशन होता है, जब चार्ज मूव करता है। यहाँ पे चार्ज में कोई सेपरेशन नहीं है, बीच में आपके बॉन्डिंग है, बस वो क्या है, थोड़े से पोलर है, पोलर है, वो चार्ज सेपरेट नहीं है। अगर चार्ज सेपरेशन होगा तभी आपका क्या होगा, तभी आपका जो सॉलिड है वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी आपके जो भी मैटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो जी हाइड्रोजन बॉन्डेड तो आपको भली बात ही पता है। एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जी वाटर इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि आइस। आइस की बात करूं, ठीक है ना। तो इनमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड, नाम से ही पता लग रहा है कि जो इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे भाई? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इनमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जैसे कि आपका वाटर मोलिक्यूल की बात करूं, वाटर मोलिक्यूल की बात करूं, तो इसमें आपके क्या होते हैं? वाटर जो आपस में जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो आइस में क्या होगा? वाटर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होंगे। आपको पता है सॉलिड स्टेट में जो वाटर बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर भी तो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम करते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। तो जो ओवरऑल एवरेज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर सॉलिड इन सॉलिड स्टेट, वो आपका होता है 3.6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है? 3.6। अगर अब मैं बात करूं कैसे होंगे, ये थोड़े हार्ड होंगे उनसे, ठीक है ना, हार्ड होंगे। क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? वाटर को देखते ये मत कह देना कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं जी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि वाटर यहाँ पे सॉलिड स्टेट में। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जब होती है जब कोई आपका चार्ज क्या करते हैं? मूव करते हैं। यहाँ पे मूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। तो वाटर की सॉलिड स्टेट में मीन्स आइस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, ठीक है ना। सुनना? ओके, एंड नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर आयनिक सॉलिड्स। यहाँ से आपका मेन खेला स्टार्ट होता है, आयनिक सॉलिड से आपका मेन खेल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको खेलना है बहुत अच्छे से। अब आप पिच पे आ चुके हो, अब तक आप बस प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आप थोड़ा पिच की तरफ आ रहे हो, जा रहे हो आप, ठीक है ना, पवेलियन की तरफ। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे थर्ड बात करता हूँ मैं आयनिक सॉलिड्स की। किसकी बात करता हूँ? आयनिक सॉलिड की। तो नाम से ही पता लग रहा होगा सॉलिड्स क्या होंगे, सॉलिड्स में जो फोर्सेज होंगे वो आयनिक होंगे। कैसे होंगे? आयनिक। मीन्स इनमें आयन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि सोडियम प्लस की बात करूं, Cl माइनस, एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किस फोर्स से जुड़े होते हैं? आयनिक फोर्स से। और एज यू नो आयनिक फोर्स क्या होते हैं? सॉलिड फोर्स होते हैं, सॉलिड बॉन्ड्स होते हैं। तो सॉलिड्स बॉन्ड होंगे तो ये कैसे होते हैं नेचर में? हार्ड होते हैं,
ब्रिटाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो बहुत ही हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, हाई होता है। उनमें क्या होता है, जो कैटायंस होते हैं वो एनायंस को घेरे रहते हैं, कैटायंस एनायंस को घेरे होते हैं चारों तरफ से। और ऐसे ही एक कैटायन को बहुत सारे एनायन घेरे होते हैं, मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे को घेरे होते हैं, अपोजिट वाले एक दूसरे को घेरे होते हैं, ऐसे होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो आप कहोगे जी यहाँ पे तो कंप्लीट आयन बन गए, क्यों नहीं फ्लो हो रही? तो देखो जी, आयन जब बनेंगे जब आप इसे वाटर में डिसोल्व करोगे। अगर मैं NaCl को ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में ले रहा हूं तो उसमें आयंस नहीं है, इसमें आयंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है आयंस की मूवमेंट के कारण। आयन ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यहाँ पे तो आयंस आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तुम हो तुम्हारा दोस्त आपस में, मैंने दोनों को टेप से चिपका दिया, क्या भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे ना, कोई उत्पात नहीं बचा पाओगे। तो वही काम यहाँ पे हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी टेप उतार दूं तो तुम भागोगे, और तुम्हारे हाथ बांध दो बस, ठीक है ना, तो तुम भागोगे। लेकिन अब भी तुम आपस में बंधे हुए हो। अगर मैं वो हाथ भी खोल दूं तो तुम किधर उधर भागोगे। ये खेला यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है। ध्यान से देखना, NaCl को जब तक आप वाटर में नहीं मिलाओगे कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। यहीं पे अगर आप एक नमक का डब्बा लो, नमक का डब्बा जिसमें सॉलिड नमक है, अगर उसमें आप एक वायर डाल दो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होगी? अब अगर आप इसे NaCl को वाटर में डाल दो, किसमें डाल दो? वाटर में डाल दो। तो वाटर में डालते क्या होगा, Na और Cl आपके सेपरेट हो जाएंगे, और जितना आप डाइल्यूशन करोगे उतना ये दूर जाएंगे, उतना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगी। तो अब Na और Cl घूमने के लिए आजाद है। अब ये आजाद पंछी है, आजाद पंछी है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है ना। बहुत गजब की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इनमें अब, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, लेकिन इन लिक्विड फॉर्म। समझ में आया? इन लिक्विड फॉर्म। एग्जांपल तो आपके पता ही है, कोई भी आपका सोल्ट ले लो, मेटालिक सोल्ट, जैसे कि MnCl, MgO, MgCl, NaBr वगैरह वगैरह, ठीक है ना। कुछ भी ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, तो कुछ भी सॉलिड सोल्ट ले लो जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं ना। पानी बोल के इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोल, समझ में आया? इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मेटालिक सॉलिड्स की। नाम से ही पता लग रहा होगा जी, मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब मेटालिक सॉलिड होंगे। और इनके बीच में फोर्स कैसा होता है? फोर्स होता है इनके बीच में मेटालिक फोर्स। कैसा फोर्स होता है? दो मेटल्स को आपस में जोड़ने वाला जो फोर्स होता है वो मेटालिक फोर्स होता है। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि मेटालिक फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं? हार्डेस्ट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन सब जगह मिलते हैं, केमिस्ट्री में सब जगह कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, जैसे मरकरी, ठीक है ना, उसे छोड़ो। तो ये हार्डेस्ट होते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बहुत अच्छे से होते हैं। अब आप कहोगे सॉलिड स्टेट में है तो आपस में बंधे हुए आयंस कहां से मूव करेंगे? तो भाई इनमें आयंस नहीं होते, इनमें आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जनरली होता क्या है, देखो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे कैसे? सोडियम है तेरे पास, सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है, 1s2 2s2 2p 6 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये होता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 चाहिए। या तो ये 7 लेगा या ये इस एक को निकाल देगा, फिर आउटमोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? ये एक को निकालना पसंद करता है, एक को निकालना पसंद करता है। तो इसमें से अगर एक निकलेगा तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा, मीन्स मैं इसे कहता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 आता है, मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम की बात करूँ तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे होंगे तो इन्हें अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो ये मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। आपने कंडक्टेंस में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना कि कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक में आपका आयंस के कारण होती है। अरे जनरली क्या होता है, चार्ज पार्टिकल के घूमने से, तो चार्ज पार्टिकल के घूमने से तो इलेक्ट्रिसिटी, मोशन से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन की तो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना। तो मेटालिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो कौन करते हैं? सॉरी, जो करंट फ्लो करते हैं वो कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। हम बैंड थ्योरी पढ़ेंगे भी सॉलिड स्टेट में, क्या पढ़ेंगे? बैंड थ्योरी। वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ तक समझ आया। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। कोई भी मेटल ले लो, आयरन कॉपर सिल्वरी, सॉरी आयरन ले लो, कॉपर ले लो,
सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, सारी मेटल क्या होती है, सारी मेटल क्या होती है आपकी, सारी मेटल इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, सारी मेटल इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो आता है, ये तो 11th वालों, ये तो 12th वालों के लिए अमृत है, ये अमृत है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे, ठीक है ना। तो IIT जी वालों, IIT जे वालों और नीट वालों और 12th वालों, खास करके 12th वालों, आप कान खोल के सुन लो। नेक्स्ट क्या है, कोवेलेंट, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। क्या होता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नाम से ही पता लग रहा है, सब कुछ तो नाम में रखा होता है, ये सब कुछ तो नाम में रखा होता है। मैं आपको कहता हुआ आता हूँ क्या होता है इनमें, कोवेलेंट फोर्स होते हैं, कोवेलेंट फोर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, कोवेलेंट फोर्स होते हैं। और नेटवर्क मीन्स एक जाल टाइप से बना होता है, क्या बना होता है, जाल टाइप से बना होता है, कोवेलेंट फोर्सेज होते हैं। तो जितने भी आपके ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनके बीच में कोवेलेंट फोर्स बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो सब क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे कि ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट। दूसरा जैसे कि डायमंड, सिलिका, अरे वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये सब एग्जांपल किसके हैं, इसके ही तो है, ठीक है ना। क्वार्टज, क्वार्टज ले लो, और आपका सिलिकॉन कार्बाइड ले लो, SiC, ठीक है ना। डायमंड ले लो, AlN ले लो, ठीक है ना। ग्रेफाइट ले लो, ये सब एग्जांपल किसके हैं, ये सब एग्जांपल है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के। कैसे फोर्स होते हैं बीच में फोर्स होते हैं जी आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, सुनना है। और यहीं पे आपको पता लगा है कि कुछ कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। लेकिन कुछ होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी फ्लो होती है, जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें ग्रेफाइट, ठीक है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेफाइट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब क्यों होती है ना, एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, डिस्कस कर यहाँ लोग, चलो आगे करूँगा, जब मैं बैंक थ्योरी करूँगा वहाँ पे बहुत अच्छे से करूँगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस, ठीक है ना। वहाँ पे पढ़ लेना तुम, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब हम चलते हैं, अब हम समुद्र में कूद गए हैं, अब हम सॉलिड स्टेट नामक समुद्र में अंदर कूद चुके हैं, ठीक है ना। और वहां पे हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सब कुछ जो आपका कचरा था, जिसे आप कचरा कहते हैं ना, वो हमने समेट दिया है सब, जिसे आप कहते हो कि बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 12th वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक है तो आप पढ़ सकते हो, अच्छी है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम बेसिक सब खत्म कर दिया। कल से हम क्रिस्टलाइन सोल्ट में अंदर कूद चुके हैं, अब समुद्र में अंदर जा चुके हैं। हम जितना खेला करेंगे अंदर करेंगे, हम सारी रिएक्शंस इस लेबोरेटरी के, इस समुद्र के अंदर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल क्या होती है, ठीक है ना। क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी क्या होती है, फिर उसमें हम हैबर साइकिल भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। और फिर उसमें हम चले जाएंगे कि आपकी प्राइमरी लैटिस क्या होती है, ठीक है ना। और फिर उसमें ही हम चले जाएंगे कि आपकी लैटिस के कितने टाइप होते हैं, सब कुछ लैटिस में पढ़ेंगे। फिर उनकी आप उनके अंदर जाके पर एटम कितने, आपके एक सेल में कितने एटम होते हैं वो पढ़ोगे। और फिर आप उसमें डेंसिटी वगैरह और परसेंटेज वो पढ़ोगे आप, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर आप क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन पढ़ोगे और फिर बैंड थ्योरी के साथ हम उसे खत्म करेंगे। ये कोर्स काफी बड़ा है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।